कहानी की शुरुआत 1968 रूरल मेन न्यू इंग्लैंड के अंदर होती है, जहां पर हम रोज फेयरबार्न नाम की एक लेडी और उसके 4 बच्चों को देखते हैं, जिनके नाम जैक, जेन, बिली और सैम होता है। और ये लोग अभी अभी रोज के बचपन के घर में होते हैं, जिसका नाम मैरोबोन रेसिडेंस होता है। खैर, यहाँ पर आने के बाद रोज अपने बच्चों को कहती है कि उनका सरनेम आज से फेयरबार्न नहीं बल्कि मैरोबोन होगा। और मैरोबोन रोज का मेडन सरनेम था, मतलब शादी से पहले वाला सरनेम। उसने अपना और अपने बच्चों का सरनेम इसलिए चेंज करवाया ताकि वो अपने बुरे पास्ट को भूल सके और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। अब सैम, जो कि रोज का सबसे छोटा बेटा होता है, वो अपनी माँ से ये पूछता है कि क्या वो उन्हें कभी ढूंढ लेगा, जिस पर रोज साफ कहती है कि उसने क्लियर दिया है कि सब कुछ भूल कर नई शुरुआत करो, उन्हें यहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करने वाला, और जो कुछ भी बुरा हुआ था वो उनके पास्ट में हुआ था। यानी कि इनकी बातों से हम इतना तो समझ सकते हैं कि इनके पीछे कोई ना कोई खैर, अब दिन बीतने लगते हैं और ये लोग काफी खुश रहते हैं। एक दिन ये चारों भाई बहन एक जगह पर घूमने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पास में ही रहने वाली एली नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि उनकी दोस्त बन गई थी। और जैक को पहली ही नजर में एली पसंद आ जाती है। खैर, ये चारों एली के साथ खेलते हैं और काफी मस्ती करते हैं, जिसके बाद एली उनका एक फोटो भी लेती है। अब एली की वजह से ये लोग अपना पास्ट पूरी तरह से भूल चुके थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में रोज की तबियत काफी खराब होने लगती है। वो बीमार हो जाती है और मरने से पहले वो अपने सबसे बड़े बेटे जैक को बुलाती है। वो जैक को बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने भाई बहनों से कभी अलग नहीं होगा। और जैक अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी अपने भाई बहनों को अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा साथ में रहेगा। उसकी माँ से ये कहती है कि अगर वो खत्म हो जाती है तो उसे गार्डन में ही दफना दिया जाए और उसकी मौत की बात को वो कभी भी किसी को ना बताए, एटलीस्ट जब तक वो 21 साल का ना हो जाए, क्योंकि 21 साल का होने के बाद वो लीगल गार्डियन बन जाएगा। अब यहाँ पर उसकी माँ खत्म होने से पहले एक आखिरी बात बोलती है कि अगर कभी उसे वो ढूंढ ले तो उसे वो बॉक्स दे देना जो कि कबर्ड में रखा हुआ है। अब जैक कबर्ड को ओपन करके वो बॉक्स निकालता है, जिसके अंदर ढेर सारे पैसे रखे हुए थे। एटलीस्ट 1968 के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा पैसे थे। और साथ ही साथ उसकी माँ का लिखा हुआ लेटर भी उसी के अंदर था, जो कि उसने अपने बच्चों के लिए ही लिखा था। और अब यहाँ पर एक चीज तो 100% कंफर्म हो जाती है कि ये लोग किसी से बचकर भाग रहे थे। खैर, अब इसके बाद इनकी माँ का स्वर्गवास हो जाता है। और इनकी माँ का स्वर्गवास होने के बाद जैक वो लेटर अपने भाई बहनों को पढ़कर सुनाता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि वो लोग एक दूसरे का ध्यान रखें और हमेशा साथ रहें। जिसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेन अपने रूम में होती है। तभी विंडो से एक बुलेट अंदर आती है, लेकिन इससे जेन को कोई भी हार्म नहीं होता। अब बाहर देखने पर उसे एक आदमी दिखता है। शायद ये वही आदमी है जिससे बचकर ये लोग अब तक भाग रहे थे। उस आदमी को देखकर जेन छुप जाती है और जैक को आवाज लगाती है। और अब यहाँ से सीन सीधा 6 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम सैम को देखते हैं। सैम मिरर की तरफ देखता है, जिसे कपड़े से कवर किया गया था। और ऐसा उन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि सैम को मिरर के अंदर भूत दिखाई देते थे। अब यहाँ पर मिरर का कपड़ा अपने आप अनकवर हो जाता है, जिसको देखकर सैम डर गया था। और वो जेन को कहता है कि भूत यहीं पर है। तब सैम उसे कहती है कि भूत तो उन्हें कुछ महीनों से दिखाई नहीं। खैर, उनकी माँ के स्वर्गवास के बाद वो लोग अपना गुजारा केक बेचकर किया करते थे। वो लोग केक को बनाते और फिर जैक उन्हें टाउन में जाकर बेच दिया करता। अब एक दिन जैक केक को बेचने टाउन जाता है और एली का फार्म भी रास्ते में ही पड़ता था, इसलिए जैक उससे भी मिल लेता है। अब एक दिन केक डिलीवर करते समय जैक एली के फार्म पर ही रुकता है, लेकिन उसे एली नहीं मिलती, इसलिए वो टाउन आ जाता है। तभी जैक एक कैफे शॉप में जाकर केक बेच देता है और शॉप ओनर उससे उसकी माँ की तबियत के बारे में पूछती है, जिस पर ऑब्वियसली वो झूठ बोल देता है कि उसकी माँ भी ठीक है। और इससे हमको पता चलता है कि जैक ने अपनी माँ की मौत की खबर किसी को नहीं बताई थी। खैर, इसके बाद जैक लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर वो एली से मिलता है। और यहाँ हमको ये पता चलता है कि एली और जैक के बीच खाली दोस्ती नहीं थी, बल्कि दोस्ती से बढ़कर भी कुछ और था, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब जब एली और जैक साथ होते हैं, तभी वहाँ का टाउन लॉयर और मैरोबोन रेसिडेंस लॉयर टॉम आ जाता है। साथ ही साथ टॉम एस्टेट एम्प्लॉय भी था। जैक एली के पास जाता है, जिसको देखकर जैक छुप जाता है। टॉम एली से बात करने लगता है और दरअसल टॉम एली को पसंद किया करता था, लेकिन एली उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती, क्योंकि उसको तो यहाँ पर जैक से प्यार था। अब एली से बात करने के बाद टॉम वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसे जैक दिख जाता है और वो उसे कहता है कि कल वो उसके घर पर ट्रांसफर चार्जेस लेने आएगा। साथ ही साथ वो $200 भी लेगा। दरअसल टॉम मैरोबोन रेसिडेंसी का भी इंचार्ज था, उनके लिए लॉयर था। टॉम उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसकी माँ बीमार है, लेकिन टॉम फिर भी नहीं मानता, क्योंकि वो ये सारी चीजें काफी टाइम से टरका रहा था। टॉम उससे क्लियरली कहता है कि कल वो बिल्कुल रेडी रहे। और ये सुनकर जैक जल्दी से घर आ जाता है और अपने भाई बहनों को ये बात बताता है। अब सभी लोग टेंशन में आ गए थे, क्योंकि ना तो उनके पास साइन करने के लिए उनकी माँ थी, ना ही उनके पास में $200 थे। लेकिन तभी जैक को उस बॉक्स के बारे में याद आता है, जो कि उनकी माँ छोड़कर गई थी। लेकिन वो पैसा इस्तेमाल करने के लिए नहीं था, क्योंकि उसकी माँ ये मानती थी कि वो पैसा शापित है। अब वो शापित कैसे था, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। फिर अब यहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उन पैसों को लेकर आएंगे, जिसके बाद बिली उन पैसों से भरे बॉक्स को लेकर आता है, जिसके अंदर से काफी सारे पैसे निकलते हैं। साथ ही साथ जेन उसकी माँ के सिग्नेचर कॉपी करने की प्रैक्टिस करने लगती है। अब दूसरे दिन टॉम वहाँ पर आता है और जैक टॉम को बाहर ही रोक देता है और उसको $200 देता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि उसकी माँ बीमार है और वो यहीं रुके, इतने में वो साइन लेकर आएगा। टॉम भी उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद जैक ऊपर जाता है और अपनी बहन से पेपर्स पर साइन करवा लेता है। और फिर जैक वो पेपर्स टॉम को देता है। जब टॉम उन पेपर्स को चेक करता है तो उसको जरा सा भी शक नहीं होता, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब वो लोग शाम को खुशी मनाते हैं और इसी बीच खेलते हुए सैम नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसे कुछ आवाजें आ रही थी और वो एक शैडो को देखता है और इसके बारे में वो सबको बताता है कि यहाँ पर वो गोस्ट वापस आ चुका है। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और बेडरूम में आकर छुप जाते हैं। अब अगले दिन एली कहीं पर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर टॉम आकर उसे लिफ्ट ऑफर करता है। एली उसे पहले मना करती है, लेकिन उसके फोर्स करने पर वो बैठ जाती है। खैर, अब टॉम उससे मैरोबोन ब्रदर एंड सिस्टर्स के बारे में पूछती है कि वो कब से उनको जानती है। तब एली बताती है कि वो उन्हें काफी टाइम से जानती है। और यहाँ पर वो मैरोबोन के फादर के बारे में पूछता है, जिस पर एली कहती है कि उसे उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन उसके फादर एक क्रूअल इंसान हुआ करते थे, इसलिए वो लोग उनके साथ नहीं रहते। जिसके बाद शाम हो जाती है और हम सैम को देखते हैं, जिसे उस माँ की याद आ रही थी। तब जैक उसे संभालता है, वो उसे विंडो के पास
लेकर जाता है, जहाँ पर वो टॉर्च से एली के फार्म हाउस की तरफ सिग्नल देता है और एली भी उसके फार्म हाउस से उसे सिग्नल देती है और ये देखकर सैम को मजा आ रहा था। अब एक दिन जैक और एली मिलते हैं। एली जैक से उसके पिता के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो एक राक्षस थे जो कि उन्हें परेशान किया करते। वो इंग्लैंड में ही रहते थे। एली पूछती है कि क्या वो अभी भी यहीं पर हैं, जिस पर जैक कहता है कि वो अब मर चुके हैं और वो उन्हें दोबारा परेशान नहीं कर सकते। अब जैक ये सारी बातें शेयर करते हुए काफी उदास हो जाता है और तब एली उसे किस करने लगती है और ये सब टॉम दूर से देख रहा था। उसे अब जैक से काफी जलन होने लगती है। अब घर आने के बाद बिली जैक से पूछता है कि वो कहाँ गया था, जिस पर जैक उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन बिली समझ जाता है कि वो एली से मिलने गया था। और यहाँ थोड़ी थोड़ी जलन तो बिली को भी हो रही थी। यहाँ दोनों भाई बहस करने लगते हैं और हाथापाई पर उतरने ही वाले थे कि तभी जेन आकर उन्हें रोक देती है। जिसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि उनकी माँ के रूम में था और वो चेयर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो फिसल कर गिर जाता है और तभी अचानक उसे मिरर में भूत दिखता है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जिसे होश आता है क्योंकि वो कुछ घंटों से बेहोश पड़ा हुआ था। अब इधर जेन और बिली आपस में बात कर रहे होते हैं और वो सैम के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर जैक आता है और वो उनसे पूछता है कि आखिर बात क्या है। इस पर जेन कहती है कि आज फिर से सैम ने मिरर में भूत देखा था और उन्हें लगता है कि वो भूत उनके पिता का है, शायद वो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। जैक कहता है कि उनके पिता मर चुके हैं और वो उन्हें हर्ट नहीं कर सकते। तब जेन कहती है कि उनका भूत तो कर सकता है और उन लोगों को बस उनके पिता को ठीक से बैरियल देना होगा, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन जैक उनकी बात नहीं सुनता क्योंकि पहले उन्होंने काफी कुछ बुरा उनके साथ किया था। अब अगले दिन एली लाइब्रेरी के अंदर होती है कि तभी उसे टॉम रोक लेता है और वो उसे दूसरे रूम में बुलाता है। अब एली के वहाँ जाने पर टॉम उसे 2 टिकट अमेरिका की दिखाता है, तो वो उसे यहाँ से दूर ले जाना चाहता था क्योंकि उसकी वहाँ पर एक अच्छी खासी जॉब लगी थी, लेकिन एली उसे साफ मना कर देती है। तब टॉम को काफी बुरा लगता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अब जाने से पहले वो वहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स छोड़कर जाता है, जिसके अंदर जैक के पिता की न्यूज़ थी, जिसमें बताया गया था कि फेयरबार्न ने अपने बच्चों को अब्यूज किया था, जिसके बाद उसे जेल हुई, लेकिन अब वो जेल से भाग चुका है। मतलब उनके पिता अभी भी जिंदा थे, और अगर वो जिंदा थे तो फिर जैक ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पिता मर चुके हैं। यानी कि इस मैरोबोन रेसिडेंस के अंदर ऐसी चीजें चल रही थी जिसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता था। अब अगले दिन जेन को एटिक में से आवाजें आने लगती हैं और जेन सीलिंग के होल से एटिक में जाकर चेक करती है, तो उसे वहाँ पर एक रैकून मिलता है जिसे कोई एटिक में खींच लेता है और ये देखकर वो काफी डर गई थी। इधर हम टॉम को देखते हैं जिसके पास उसके बॉस का कॉल आता है। बॉस उससे ये कहता है कि अब उन्हें एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है, अब उन्हें एक पार्टनर चाहिए और टॉम उनकी फर्म से 10% शेयर खरीद सकता है। टॉम ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि उस 10% शेयर की कीमत $5000 थी और इतने पैसे उसके पास नहीं थे। उसका बॉस उसको साफ कह देता है कि अब उन्हें किसी भी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर वो शेयर नहीं खरीदेगा तो उसे फर्म से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर टॉम टेंशन में आ जाता है। तब वो एक न्यूज़पेपर कटिंग देखता है जिसके अंदर जैक के पिता की न्यूज़ थी। दरअसल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में $10,000 मिसिंग पाए गए थे जो कि जैक के डैड के पास थे। ये देखकर टॉम जल्दी से जैक के घर जाता है और जैक से कंपनसेशन मांगता है, लेकिन जैक कहता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। तब टॉम बोलता है कि उसके पास $10,000 हैं और उसे इसके बारे में सब कुछ पता है। दरअसल ये वही साबित पैसे होते हैं जो कि उनके बक्से में रखे थे और ये पैसे उसके डैड के थे जिसे चालाकी से जैक की माँ रोज ले आई थी किसी इमरजेंसी के लिए। खैर टॉम उससे वो पैसे मांगता है और धमकी देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब जैक के पास वो पैसे नहीं थे। दरअसल उन पैसों को इस्तेमाल करने के बाद जैक और उसके भाई बहनों के साथ कुछ ना कुछ बुरा होते जा रहा था क्योंकि उनके हिसाब से वो पैसे शापित थे। उनके ऊपर उनके पिता के गोश्त का शाप था और इसलिए जैक ने वो पैसे चिमनी में फेंक दिए थे ताकि उनके परिवार के साथ बुरा ना हो। और ये सुनकर बिली उन पैसों को लेने के लिए जाता है। बिली चिमनी के अंदर से होकर एटिक में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे पैसे वाला बॉक्स मिल गया था, लेकिन वहाँ से जाते हुए उसे एक आदमी मिलता है जो कि उस पर हमला कर देता है। जी हाँ, एक रियल जिंदा आदमी। तब बिली उसे जैसे तैसे बचकर वहाँ से निकल जाता है। इधर जैक बेहोश हो गया था और उसकी आंखें खुलती हैं तो वो बिली को देखता है जो कि घायल था। अब बिली बोलता है कि उसके पिता ने सर्वाइव कर लिया है, वो बच गया। उसने एटिक में चूहे और रैकून्स को मार कर खाया और उसने बारिश का पानी पिया जिसकी वजह से वो अभी तक जिंदा है। दरअसल यहाँ वो उसकी डैड की बात कर रहे थे जो कि इतने समय से उनके एटिक में बंद था और ये सब कैसे हुआ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। खैर शाम को जैक एली को सिग्नल देकर उसे कल इसी जगह पर बुलाता है जहाँ पर वो पहले मिले थे। अब अगले दिन उस जगह पर जब एली आती है तो ना उसे जैक मिलता है ना ही उसके भाई बहन मिलते हैं। वहाँ पर बस एक किताब मिलती है जिसका नाम आवर स्टोरी होता है और उसे जैक ने ही लिखा था। तो इस किताब के अंदर सारी और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में हुआ ये था कि जब जैक के पिता को जेल हुई थी तब वो उन्हें छोड़कर मैरोबोन रेसिडेंस आ गए थे। जैक के पिता ऑलरेडी काफी ज्यादा क्रूअल इंसान थे, इसी वजह से वो लोग मैरोबोन रेसिडेंसी आने के बाद भी उसे भुला नहीं पा रहे थे। इसी बीच जैक के पिता जेल से भाग गए। इनफैक्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला था कि जेन को उसके पिता ने ही इम्प्रेग्नेट भी कर दिया था, यानी कि उसके साथ गलत काम किया था। वो इस हद तक क्रूअल था और इसलिए ये लोग उसे इतना डरा करते थे। खैर जैक की माँ के स्वर्गवास के बाद उसके डैड लौट आए थे। आपको याद है कि हमने मूवी की शुरुआत में एक सीन देखा था जहाँ पर जेन की विंडो में किसी ने गोली चलाई थी और उसके बाद सीन सीधा 6 महीने आगे चला गया था। तो उस वक्त क्या हुआ था यही कहानी यहाँ पर आएगी। वो आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि जैक का पिता ही था जिसने गोली चलाई थी। अब गोली विंडो पर लगने के बाद जेन जैक को आवाज लगाती है क्योंकि उसके पिता से वो ऑलरेडी डरी हुई थी। उसने उसके साथ ऑलरेडी बहुत कुछ गलत किया था। अब ये देखने के बाद जैक समझ जाता है कि उनका पिता उसके पैसे लेने आया है, यानी कि वही $10,000, और इसलिए जैक अपने भाई बहनों को एटिक में बंद कर देता है ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सकेंगे। जिसके बाद जैक वो पैसों से भरा हुआ बॉक्स उसके पिता को देने जाता है जहाँ पर उसके पिता उसे बुरी तरह से मारते हैं। जैक कहता है कि वो उसके भाई बहन को कुछ भी ना करे, इसके अंदर उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जैक के पिता उसे ऊपर से नीचे गिरा देते हैं जिससे वो बेहोश हो गया था और उसके सर पर गहरी चोट आई थी। जब कुछ देर के बाद में उसे होश आता है तब वो जल्दी से अपने भाई बहनों के पास जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता ने उन तीनों को जान से मार दिया था। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर तीनों को मार दिया गया था तो इतने समय से जैक बात किससे करता था। तो देखो ये सब देखकर जैक टूट गया था और वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सर पर चोट और अपने ट्रॉमा की वजह से वो अपने भाई बहनों को इमेजिन कर पा रहा था। जी हाँ, उसे वो अपने सामने दिख रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि जैक के लिए वो कभी मरे ही नहीं थे। साथ ही साथ जैक को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी था जिसकी वजह से वो अपने भाई बहन की आवाज निकालता और अपने आप से ही बातें करते रहता था, लेकिन उसे ऐसा लगता कि वो अपने भाई बहनों से बात कर रहा है, बिल्कुल अपरिचित मूवी की तरह। एनीवेज अब जैक जब ये देखता है कि उसके पिता ने उसके भाई बहनों को खत्म कर दिया तो वो गुस्से में आकर अपने पिता को वहीं एटिक में ही सील कर देता
देता है, वहाँ पर एक दीवार बना देता है। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाता है कि जैक ऐसा क्यों सोचता था कि उसके पिता मर चुके हैं। इसका आंसर सिंपल है कि किसी को भी अगर एटिक में बंद कर देंगे, यानी कि अगर किसी को दीवार में जिंदा ही ऐसे चुन दिया जाएगा, तो कोई भी सोचेगा कि वो आदमी बचेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर भूख और प्यास की वजह से कोई कैसे बच सकता था। लेकिन जैसा कि हमने देखा था कि उनके पिता अभी भी जिंदा थे, वो जिंदा रहे बारिश का पानी पीकर और चूहे और रकून्स को खाकर। और यही रीजन था कि हमेशा घर के अंदर अजीब सी आवाजें आती रहती थी, यानी कि जैक का दिमाग उसे बहुत सारे इंट्यूजन दिया करता था कि उसके घर में कोई ना कोई है। और इन सबको गोस्ट वगैरह वाली बात जो थी ना कि मिरर पूरे के पूरे कवर कर दिए गए थे घर के अंदर, तो इसका मतलब यही था ताकि जैक को यह एहसास ना हो कि उसके भाई बहन नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर वो मिरर को देखता तो उसको पता चल जाता कि उसके भाई बहन जिंदा नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल आपने नोटिस करी होगी कि शहर हमेशा जैक ही जाया करता था, एली से हमेशा जैक ही मिला करता था, और इसका सिंपल सा रीजन यही था कि उसके भाई बहन मर चुके थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बाहर कैसे मिलते सबसे। फिर अब ये सब देखकर एली की आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो भी जैक के भाई बहन से मिली थी। वो सब आपस में काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 6 महीने से एली ने भी उसके भाई बहनों को नहीं देखा था, लेकिन उसने कभी भी ऐसा कोई शक नहीं किया। फिर इधर टॉम अपने पैसे लेने जैक के घर आता है, लेकिन वहाँ पर तब टॉम पैसों को खुद ही ढूंढने लगता है, और तभी उसे वही दीवार दिखाई देती है जो कि एटिक के गेट पर थी। जैक अब दीवार तोड़ने लगता है और दीवार तोड़कर वो अंदर जाता है, जहाँ पर टॉम उन तीनों भाई बहनों की लाशों को देखता है और हैरान रह जाता है। इधर एली जैक के घर आती है, जहाँ पर वो जैक को देखती है जो कि खुद से बातें कर रहा था अपने भाई बहनों की आवाज में। तब एली उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे बाहर भेज देता है। तब एली को एटिक से आवाज आती है और वहाँ पर जाकर चेक करने पर उसे टॉम मिलता है, जिसका गला किसी ने चीर दिया था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। एली पूछती है कि ये उसके साथ किसने किया। तब वो दरवाजे की तरफ इशारा करता है। तभी वहाँ से जैक का पिता निकल कर आता है, जो कि एली के ऊपर हमला कर देता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था वो। तब एली जैक को आवाज लगाती है। अब जैक वहाँ ऊपर आता है और उसके पिता को गोली मारकर उन्हें खत्म कर देता है। जिसके बाद सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर डॉक्टर एली से जैक की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जैक के अंदर 3 और पर्सनैलिटीज हैं, यानी कि उसके भाई बहन की पर्सनैलिटीज। डॉक्टर उसे सजेशन देता है कि उसे जैक के साथ नहीं रहना चाहिए, वो चाहे तो उसे कोई और मिल सकता है। जिस पर एली डॉक्टर को थैंक यू बोलती है, लेकिन वो अभी भी जैक के साथ ही रहने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती थी। और साथ ही साथ वो जैक को उसके सिबलिंग्स के साथ वाला फोटो देती है, जिसको देखकर जैक खुश होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अभी भी अपने सिबलिंग्स को इमेजिन कर रहा था, यानी कि उसने वो दवाइयां नहीं ली थी जो कि डॉक्टर ने उसे दी थी, या फिर ये कहें कि एली ने उसे वो दवाइयां दी ही नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि जैक का दर्द कितना बड़ा था। और अगर उसको ये एहसास हो जाता कि उसके भाई बहन नहीं रहे, तो वो जैसा था वैसा नहीं रहता। इसलिए एली ने उसको वो दवाइयां दी ही नहीं, और उसने डिसाइड किया कि हमेशा वो वहीं पर रहकर उसकी केयर करेगी। और बूम, इसी के साथ में मैरोबोन फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मैरोबोन फिल्म की कहानी, जो कि एक सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई थी। मूवी काफी ज्यादा भयानक थी, एटलीस्ट वो एटिक वाली बात तो काफी ज्यादा भयानक है। अब कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आखिर उन लोगों ने अपना सरनेम क्यों चेंज किया था। तो इसका सिंपल सा आंसर था, वो लोग अपने पिता से और रोज अपने हस्बैंड से डरी हुई थी। वो अपने अतीत को बुलाना चाहते थे, और उसका सबसे बुरा अतीत उनके पिता और रोज के हस्बैंड ही थे। इसी कारण से उन्होंने अपना सरनेम चेंज कर दिया, ताकि उस सरनेम से उन्हें बार बार उनके पिता की याद ना आए, और ये भी कि शायद उन्हें कोई और ढूंढ ना पाए। अब दूसरी बात, सैम को देखने वाले गोस्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि उसे मिरर में दिखाई देता था। तो वो गोस्ट दिखना एक एक्सक्यूज की तरह है। जब जैक अपने सिबलिंग्स को हेलुसिनेट करता था, तब वो उनको मिरर में नहीं देख पाता होगा, उसे खाली खुद की रिफ्लेक्शन दिखाई देती होगी, जो कि अपने भाई बहनों की आवाजें बोल रहा होगा। इसी वजह से उसने अपने घर के सारे शीशों को कपड़ों से कवर कर दिया, ताकि उसे कभी याद ही ना रहे कि उसकी फैमिली खत्म हो चुकी है। तो जब जैक के पिता ने उसको धक्का दिया था, तब जैक के सर पर गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया। और तो और जब उसने अपने भाई बहनों की लाशें देखी होंगी, तब उसे गहरा ट्रॉमा पहुंचा था, जिसकी वजह से उसके अंदर इन तीनों भाई बहनों की पर्सनैलिटी ने जन्म ले लिया। बाकी मैंने आपको चीजें बता ही दी हैं कि जिस रात वो गोली चली थी, उसी रात उसके भाई बहन खत्म हो गए थे, और उसके बाद सीन सीधा 6 महीने के बाद शिफ्ट हुआ था। तो उसके बीच में ये सारी चीजें ही हुई होंगी। केक को वो अकेले बनाया करता था, अकेले टाउन में जाया करता था, यानी कि उसको एहसास ही नहीं था, उसके दिमाग में ये बात फिट हो गई थी कि उसकी माँ के अलावा उसके तीनों भाई बहन अभी भी जिंदा हैं, जिनका वो ख्याल रखता है, और शायद किसी दिक्कत की वजह से वो लोग बाहर नहीं आ पाते। मेरे ख्याल से उसने एली को भी यही कहा होगा कि उसके भाई बहन